क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सेट 2 में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सेट 2 देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस से किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। मैं आज आपके सामने गिना चुना क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता हूं बल्कि इसे टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए, समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन छपने वाले हैं। और खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो पॉलिटिकल साइंस में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं या तो तैयारी कर चुके हैं पर उनको ये पता नहीं है कि हमारे फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और वादा करते हैं जब क्लास एंड हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोगों को रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इतना मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको लिखने की कोई आवश्यकता ना पड़े, माइंड में ही मैं पूरा का पूरा सेटअप कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आप लोगों के सामने जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये जो होगा याद रखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। यानी तीनों टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह से इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें। कहां पे सर? मिसाइल क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी, लेकिन आपको ये कोर्स पर अपने आंखें बांझ की तरह चिपकाना है और इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन क्लासेस होती है, जहां पे आपको थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, फिर आप लोगों का एमसीक्यू बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ना आप लोगों को देखने को मिलेंगे तीन टाइप का, VSQ, एक होगा SQ, एक होगा LQ, ठीक है। फिर इसमें आप लोगों को और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या? सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि एक्चुअली सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे, आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन एक चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें से 5-6 क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन। और पूरा का पूरा मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट ना करें, क्योंकि ये समय अगर आपके जीवन से गुजर जाए तो फिर आपके पास लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए सर पहला क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। एक क्वेश्चन को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था। देखिए सबसे पहले आपको गुट निरपेक्ष का मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। याद रखिए कब? 1961 में हुआ था। कब हुआ था सर? शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। बस आपको याद रखना है, ये टर्म का आपको याद नहीं रखना है। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए आप लोग जल्दी से, अभी बोलना है आप लोगों को कि गुट निरपेक्ष का आंदोलन पहली बार कहां पे हुआ था। बोलेंगे सर बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था सर? 1961 में। याद रखिएगा 1961 में। ये जो टर्म है ना मेरे प्यारे, बस आपको इसको ऑपोजिट कर देना। जब हम 9 को ऑपोजिट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब दोनों आपस में क्या होगी? दोनों आपस में एक क्या है? फ्रेंडशिप है। तो बस आपको याद रखना है। और यहाँ का डिजिट और यहाँ का डिजिट सेम होगा, ठीक है। मेरे बात को समझ पाए आप लोग? 1961 ये दोनों का दोनों आपस में बंधु है, दोस्त है। और ये जो दोनों है याद रखिएगा भाई भाई यानी सेम टू सेम में रहेगा। और आपको बीच वाला याद रखना है ऑपोजिट होगी। ऐसा दो टर्म जिसको ऑपोजिट करने में सेम टू सेम दिखे तो बोलेंगे सर 9 और 6 के अलावा कोई नहीं है। बस आपको इस तरह से याद करके रखना। अच्छा लगा तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं। अब आते हैं सर, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष का मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा। तो चलिए पहला हम लोग देख ले। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। यानी मीनिंग ऑफ गुट निरपेक्ष के मीनिंग आपको बताना, अर्थ क्या होता है समझिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीति को अनुसरण करना। जैसे जब परमाणु बम बनाया था, या तो मैं बोल सकता हूं जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जैसे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1947 में एंड हुई थी, खत्म हुआ था, फिर इसका शीत युद्ध का यहीं से स्टार्ट हो गया था। शीत युद्ध के स्टार्ट होने के बाद जब शीत युद्ध का अंत होने लगा 1991 पे, तो पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गया था। पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गया था। एक हो गया था आपका सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहे थे, और एक सोवियत संघ,
कर रहे थे ना, जो समाजवादी नेतृत्व कर रहे थे, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस समय पूरे विश्व जो है धोखे में बट गया था और पूरा दुनिया के देशों को ये अमेरिका और रूस कह रहे थे कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, और रूस वाले कह रहे थे हमारे पक्ष में आ जाइए, कभी अमेरिका वाले बोल रहे कि आप हमारे पक्ष में आए, सभी का सभी देश को इस तरह से कह रहे थे। लेकिन भारत उस समय कहा ना तो मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा और ना मैं रूस के जाऊंगा, मैं स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हूं। इसी को हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष। समझिए और एक बार, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। मैं ना सोवियत संघ के साथ शामिल होऊंगा और ना आपका पूंजीवादी जिसे हम लोग अमेरिका बोलते हैं इसके गुट में शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होते तो मैं एक ऑटोमेटिक में अपने आप क्या में हो, याद रखिए अपने आप एक गुट निरपेक्ष आंदोलन बन गया हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वो स्वतंत्र रूप से अनुसरण करना चाहता है। तो आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। पहला गुट निरपेक्ष कब हुआ था, पहला तो बोलेंगे बेलग्रेड में 1961 को, और कैसे ट्रिक के साथ में बताया तो यह भी आपको याद रखना है। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपने रूप में अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से प्रहार करना, स्वतंत्र रूप से अनुसरण करना, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा फिर भी आप बताइएगा जरूर, मैं अगला वीडियो में और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष का अर्थ हम जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। अगला प्रश्न पे देखिए, क्वेश्चन मैंने शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्ति देश उधर का आए। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। देखिए पहला जो आएगा आपसे शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो बताएंगे सर शुरुआत जो है ना 1949 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे इंड पूछा जाए सर इसकी इंड कब हुई थी 1991 को, तो आपसे पूछा गया कि कौन शीत युद्ध की जब शुरुआत हुई उस समय पूरे दुनिया में दो ही देश था सबसे शक्तिशाली। मैंने अभी जस्ट बताया, एक सोवियत संघ जिसका याद रखिएगा, जिसे आप प्रेजेंट टाइम में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के रूप में ही या तो हम लोग यूएसए के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अगर आज के बाद आपसे शीत युद्ध के बाद पूछा जाएगा शीत युद्ध कब हुई थी, कब अंत हुआ था, शीत युद्ध के दौरान दो मार्क्स से शक्तिशाली देश कौन से दो देश से जो उभर कर सामने आई थी, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दिक्कत होगी जरूर बताइएगा, ठीक है। खास करके हमारे एप्लीकेशन से जो बंदा पढ़ रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, यही सब फाइनल एग्जाम में टपकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है, मार्शल योजना क्या है। मैं जो क्वेश्चन आज लेकर आया हूं ना पूरा चुना गिना हुआ क्वेश्चन है, एकदम चुना गिना हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। आंखें बंद करना है, एयरफोन लगाना है और एक शांति रूम पे घुस जाना है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और इस वीडियो को जरूर पूरे अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम जो याद किए कैसा हम रट्टा लगाए हैं और अभी जो हम पढ़ रहे हैं या हम जो सर पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको यह होना बहुत जरूरी है। मार्शल योजना क्या थी, देखिए 1974 जब भारत आजाद हुई थी उस समय क्या होता है, अमेरिका विदेश सचिव मार्शल ने पूरे यूरोप को, देखिए मार्शल ना एक व्यक्ति का नाम था जो अमेरिका का रहने वाला था। मार्शल एक व्यक्ति था जिसका नाम याद रखिए, व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका का। बताया गया था 1947 ईस्वी में अमेरिका विदेशी सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। जब अमेरिका में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मार्शल ने कहा कि मैं यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ण हो। जैसे देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था या तो हम लोग बोल सकते हैं सर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो पूरे दुनिया में कितना माल क्षति हुई थी, कितना बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, कितना लोग मर गए थे। तो इस तरह से ना मार्शल ने एक योजना सोचा कि नहीं मैं एक ऐसा सहायता करूं यूरोप वासियों को, यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट को कि वहां के व्यक्तियों को लाभ पहुंचे, प्रॉफिट पहुंचे। तो उन्होंने अपने आप से वादा किया था, किसे, तो यूरोप से कहा कि चलिए मैं अरबों डॉलर आप लोगों को सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव जो भी युद्ध में हुआ था, जो भी क्षतिपूर्ण हुआ है, जो भी फैक्ट्रियां जल गई थी, जो भी व्यक्तियां मर गई थी, जो भी बड़े बड़े कारखाने जो है आग से पूरा जल गया था, उस सबको मैं आपको मदद कर रहा हूं पैसा के रूप में, क्षतिपूर्ण हो। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं सोवियत संघ में शामिल हो जाएगी, इससे ही मार्शल योजना कहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, समझिए मार्शल एक व्यक्ति था जो अमेरिका का रहने वाला था। जब पूरे दुनिया में तबाही मच गया था, द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो या सोवियत संघ का अंत हो, उस समय पूरे दुनिया तबाही मच गई थी। तो उस समय पूरे दो देश पूरे सामने उभर कर आई, अमेरिका और सोवियत संघ। तो मार्शल ने सोचा कि मैं पूरे यूरोप वासियों को मैं अरबों डॉलर का सहायता देना चाहता हूं, इसलिए
क्योंकि वहां की आर्थिक सहायता मिले। अगर मैं मदद ना करूं तो जो भी व्यक्ति होगी यूरोप कंट्री में, जो भी यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी देश होगी वो किसमें शामिल हो जाएगा, सोवियत संघ में। कहां पे शामिल हो जाएगी, सोवियत संघ में। आशा करते हैं मेरे प्यारे इसको आपको समझ में आ गया कि इसी कारण से वो एक योजना बनाए थे, मार्शल योजना, जहां पे यूरोप वासियों को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्शल योजना ने किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप को सहयोग किया था, बताएंगे से यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे भी बेटर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इससे भी बेटर अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन के साथ बिल्कुल जोड़े। ये जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का होगा और इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, पहला शॉक थेरेपी क्या थी, इसके 2 परिणामों को लेकर देखिए रिजल्ट के बारे में बताया गया है। साम्यवाद के पतन के बाद, साम्यवाद मतलब सोवियत संघ, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक समतावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्ट प्रदत्त संक्रमण से होकर गुजरे। मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया गया इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। जब पूरी दुनिया 2 खेमे बांट गए थे ना, उस समय जो शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, तो जो छोटा छोटा यूरोपीय कंट्री थी, यूरोप के जो पूर्वी यूरोप थे, उनके जो छोटा छोटा देश थे, उन्होंने ना किसका अपनाया, तो मॉडल अपनाया था। तो बताएंगे, याद रखिएगा, जो मॉडल अपनाया था किसका, तो पूंजीवादी का मॉडल अपनाया था। किसके बाद बोलेंगे सर, पूंजीवादी का मॉडल अपनाया था। जो पूंजीवादी का यूरोप के छोटे छोटे देशों ने जो पूंजीवादी का मॉडल अपनाया था ना, इसी को हम लोग साधारण भाषा में शॉक थेरेपी कहते हैं। परिणाम 1, शॉक थेरेपी से बड़े ही गंभीर परिणाम निकले। इसके कारण रूस का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गई। पॉइंट नंबर 2, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को खाद्य सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई। ये परिणाम हुआ था, क्योंकि शॉक थेरेपी एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सही नहीं था, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या है, तो बताएंगे सर ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन। इसको आपको लिखना ही होगा, 100% आपको एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। और जब भी इस तरह से लिखे तो आपको इन्वर्टेड कोमा बंद करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम सिंपल से वर्ड में लिखना है। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन लाना। क्या, खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ, यानी जब मैं सोवियत संघ की बात करूं आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए, मैं रूस के बारे में बोल रहा हूं। सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया। ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध। जितना भी क्वेश्चन है मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुना हुआ क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रथम खाड़ी युद्ध अगस्त 1990 को हुआ था। कहां पे सर, किसके लिए हुआ था, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। और जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं ना, टपकेगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध अगस्त 1990, याद रखिए कब, 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर हमला से है। इराक द्वारा कुवैत पर, फिर से बता रहा हूं, इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किए गए उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध, याद रखिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका के अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। जब 1990 में जब इराक ने कुवैत पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था, जिस तरह से अभी मैं एग्जांपल ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जो इजराइल है पूरा का पूरा यूक्रेन जो है, इजराइल जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखे हैं, ठीक इसी तरह से एक जमाना था 1990 में। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो इराकी जो लोग थे उन्होंने कुवैत पर पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया था। अब कब्जा जमा लिया था, वहां पे लोगों को पर काफी ज्यादा शोषण हो रहे थे, लोगों को मार कर रहे थे। वहां के जो फैक्ट्रियां हैं उस पर जाकर इराकी लोग जाकर बस गए थे। तो इसको ना यूएनओ, आप लोगों को पता होगा बहुत ही अच्छी तरह से, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संगठन बनाया कि देखिए एक जो कुवैत है ना, कुवैत को बचाया जाए। कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका इसमें सामने आया। क्यों? क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। आप सोचिएगा वीटो पावर क्या है, तो वीटो पावर हमें नहीं बताने वाला, 5 देश है वीटो पावर, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सॉरी, ठीक है। बाद अमेरिका के अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया उसी को हम लोग बोलते खाड़ी युद्ध। यानी इराक के विरुद्ध में जो सहायता पहुंचाने के लिए किसको,
कुवैत को सहायता पहुंचाने के लिए, जैसे झगड़ा करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कोई आके हमें बचा लिया है, ठीक इसी तरह से कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ने जिस तरह से सहयोग किया था, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के हम लोग नाम से जानते हैं। उसके बाद कहा गया कि इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने यह साफ कर दिया कि विश्व के अन्य देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत ही पीछे हैं। इस तरह जब ये युद्ध होकर जब अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया तो पूरे विश्व को यह साबित कर दिया कि मेरे पास जितना परमाणु हथियार है, इसके अलावा कोई ऐसा कंटिनेंट नहीं, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है पूरे विश्व में जो हमसे ज़्यादा, हमारे देश से ज़्यादा किसी के पास इस तरह से परमाणु बम हो या हथियार हो। किस युद्ध में साबित किया था? प्रथम खाड़ी युद्ध में। याद रखना है, ठीक है। आगे बताया गया है कि इस युद्ध से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ था, इस युद्ध से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ था। देखिए अब लाभ क्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए दो व्यक्ति झगड़ा लड़ रहा है और आप उसको जाके बचा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो बचा रहे हैं तो पूरा दुनिया के लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे वाह क्या आप काम किया, आप चलिए इतना बड़ा युद्ध को आपने रोका दिया था, आपको काम हुआ, लोग हमें पैसा दे रहे हैं, या तो हम जो जिसको बचाएं उसको हम अपने कब्जे में कर लिए, उनके पास तो बहुत धन दौलत होगी, वो तो मेरा थोड़ा सा देगा, कहेगा ना कि अरे भाई चलो तुम मेरा इतना बड़ा युद्ध में मुझे बचा लिया है, चलो मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, मैं तुमको 10,000 रुपया दे देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा? समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाला जाए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक इसी तरह से हुआ था उस समय अमेरिका के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म साथ ही साथ आपका प्रथम खाड़ी युद्ध लगभग देखा जाए तो सेम टू सेम है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? अगस्त 1990 को में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया। जब इराक को समझाने बुझाने तमाम राजनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, कुवैत पर हमला कर रहे थे, तो पूरे दुनिया के देशों ने उनको समझाया कि नहीं देखिए आप कुवैत पर जो हमला कर रहे हैं ना बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। सभी देश ने, यूएनओ ने, सभी देशों ने लगभग समझाया, उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने समझे बुझाने के राजनीतिक प्रयास से विफल हो गई, कोई नहीं सुना उसका बात। उनका कोई भी इंसान, जितना भी उन लोगों ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, कुवैत एक अच्छा कंट्री है, उस पर आप लोग दबाव बनाकर बिल्कुल मत रखिए। जब इन्होंने कहा पूरे दुनिया के लोगों को ठुकरा दिया, कौन? इराक ने। उसके बाद क्या हुआ समझिए, अंत संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अंत में देखा कि किसी का भी बात जो है इराक नहीं मान रहा है। अब क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अमेरिका ने क्या कहा कि मुक्त कराने के लिए किसको? तो बताएंगे सर कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग निर्णय को स्वीकार किया। कौन? 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिक, बाप रे कितना है देखिए, 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। अब इराक के विरुद्ध पूरा देश जो है इराक का विरुद्ध हो गया था, पूरा विश्व। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुवैत पर, देखिए कुवैत का कोई दोष नहीं था लेकिन उस पर हमला कर रहा था, ठीक है। और उसे प्रस्ताव कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो अमेरिका सैन्य अभियान था। देखिए इस तरह से आपको देखा जाए तो प्रथम खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लगभग सही है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शायद रिपीट हो चुका है क्या? चलिए देख लेते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को 2 बार काउंट कर गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? देखिए इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 100% छपेगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे, 100% का मतलब है टू द पॉइंट छपेगा ही छपेगा, समझिए। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम होता है उत्तरी अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछा जाए कब हुआ था, तो इसका स्थापना याद रखें 1949 को हुआ था, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल में, याद रखें कहाँ, ब्रुसेल। एक बार देख लीजिएगा, मतलब ब्रुसेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि नाटो का अध्यक्ष, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय, तो बताएंगे सर यूएनओ का। तो ठीक इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना होगा ब्रुसेल में, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1949 में। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि आसियान की स्थापना कब और कितने देश थे? जो आसियान है इसमें कितना देश शामिल है और इसका स्थापना कब हुई थी? देखिए पहला आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। याद रखिए कब, बताएंगे सर, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके 5 देश संस्थापक देश है। उस समय जब आपका
आसियान के गठन हो रही थी उस समय ना इसके 5 देश था। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 10 हो चुकी है। जैसे कौन कौन शामिल हुआ? लाओस, कंबोडिया, ये सब देश जो है शामिल हो गया। लेकिन आपको याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, समझिए एक एक बात को, नहीं तो फिर आपको बहुत भारी पड़ेगा एग्जाम के समय। सबसे पहला आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके स्थापना के समय आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए इसके स्थापना के समय इसमें 5 देश शामिल थे। कौन कौन? तो बताना, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना देश है? तो बोलेंगे सर 10। ठीक है, लेकिन 10 में कौन कौन आएगा? तो बताएंगे सर जैसे लाओस, कंबोडिया, म्यांमार भी शायद इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, एक बार आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बात जरूर पूछेगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने सदस्य प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर 10 सदस्यों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान के 4 उद्देश्य क्या लिखे? जो आसियान है इसके 4 उद्देश्य को आपको बताना है। इसके 4 उद्देश्य मुख्य क्या क्या है? देखिए 4 उद्देश्य के आसियान के 4 उद्देश्य निम्नलिखित है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का एक संगठन है। इसका पहला उद्देश्य क्या था? इसको जो गठन, कोई भी जैसे हम लोग नाटो बनाए, सिंटो बनाए, सीटो बनाए, या तो हम लोग बोलते हैं WTO बनाए, WHO बनाए। हम लोग क्यों बनाए? कोई तो मकसद होगा ना, बिना मकसद के तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ा देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस। मैं जब से पढ़ रहा हूं, या तो जब से पढ़ा रहा हूं, मैं जब पढ़ रहा था तब भी, और अब जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से ये क्वेश्चन एकदम पूछा जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, पॉइंट नंबर 2 में आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। पॉइंट नंबर 3, साझे हितों के मामले में परस्पर सहयोग, सहायता प्रदान करना। यानी कोई भी देश साझा का मतलब होता है पार्टनरशिप। क्या होता है? साझा का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है, देखिए अगर हम, मेरा जरूरत पड़ रहा है तो आप मुझे देंगे, अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो मैं आपको दूंगा। तो इस तरह से पार्टनरशिप काफी ज्यादा क्या होती है? डेवलप होती है, विकास होती है। और इस तरह से ना देश, कोई भी देश के साथ, जैसे भारत मान लेते एग्जाम्पल कि बांग्लादेश के साथ अगर कंज्यूमेट करते हैं, साझा करते हैं, तो इस तरह से उनका भी देश में विकास होगी और हमारे देश में भी विकास होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित स्थापित करना। आशा करते मेरे प्यारे कि आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट में बताया हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से सेट 2 में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग सेट 2 देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर आप जिस तरह से हम लोगों को सेट 1 प्रोवाइड किए हैं, ठीक इसी तरह से हम लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग लेट ना करें, जल्दी से जाएं और इसको आप लोग सेट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जो चीज आप लोग प्रोवाइड कर रहा हूं ये आपके माइंड में सेटअप हो रहा है या नहीं। देखिए लिखने का आप समझ नहीं है, बस आप लोगों को समझना है तो समझना है। मिलते हैं एक नया वीडियो में सेट 2 के साथ।